जरा सोचिए, क्या इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सोने की दौड़ जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच होने वाली है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डीप स्पेस माइनिंग की, एक ऐसे भविष्य की जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। 700 क्विंटिलियन डॉलर्स नहीं, ये कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम की एस्ट्रॉयड बेल्ट में छिपे खजानों की अनुमानित कीमत है। और यही वो चीज़ है, यही वो लालच है जो आज बड़े बड़े देशों और कंपनियों को अंतरिक्ष की तरफ खींच रहा है। तो आखिर ये स्पेस माइनिंग है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है चांद, एस्ट्रॉइड या किसी भी आसमानी पिंड पर जाकर वहां से कीमती रिसोर्सेज निकालना और उन्हें अपने काम में लाना। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या हम वाकई एक ऐसे नए दौर के दरवाजे पर खड़े हैं जहां खजाने की खोज जमीन की हदों से कहीं बहुत आगे निकल जाएगी? देखिए, किसी भी खजाने की खोज के लिए एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी कॉस्मिक रेस में खजाना कहाँ है और असल में वो खजाना है क्या। इस रेस में ना दो मेन टारगेट हैं। एक तरफ है हमारा चांद और दूसरी तरफ है एस्ट्रॉइड्स। चांद का फायदा ये है कि वो पास है, कुछ ही दिनों में पहुंच सकते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। वहीं एस्ट्रॉइड्स तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं, पर वहां मिलने वाले कीमती मेटल्स अक्सर इतने शुद्ध होते हैं कि उन्हें ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर ये खोज किस चीज की हो रही है? सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान करने वाली चीज है पानी। जी हाँ, पानी की बल्ब जिसे रॉकेट फ्यूल में बदला जा सकता है। फिर आते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे कीमती मेटल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी हैं। लोहा और निकल जैसी धातुएं हैं जिनसे स्पेस में ही कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और हाँ, चांद की मिट्टी में मिलता है हीलियम-3, जो भविष्य की क्लीन एनर्जी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का एक अहम सोर्स हो सकता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। सितारों तक पहुंचने का ये सफर मुश्किलों से भरा है। इस खजाने और हमारे बीच बहुत बड़ी बड़ी तकनीकी और फाइनेंशियल चुनौतियां खड़ी हैं। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू का ये कोटेशन बिल्कुल सही बात कहता है। ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में है। मतलब हम साइंस फिक्शन को हकीकत बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बेहिसाब पैसा लगने वाला है। जरा इन नंबर्स को देखिए। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन, खर्चा हुआ करीब $1.16 बिलियन, और हाथ क्या लगा? सिर्फ 121.6 ग्राम एस्टेरॉयड की मिट्टी। आज की सच्चाई यही है कि लागत तो आसमान छू रही है, लेकिन बदले में जो मिल रहा है वो ना के बराबर है। और फिर इंजीनियरिंग की अपनी सिरदर्दी है। सोचिए, जीरो ग्रेविटी में आप ड्रिल करने की कोशिश करते हैं और आपकी मशीन के बजाय आपका पूरा स्पेसक्राफ्ट ही घूमने लगता है। या फिर वो धूल, चांद और एस्ट्रॉइड्स की धूल कांच के छोटे छोटे तेज टुकड़ों जैसी है जो मशीनों को जाम कर सकती है। और ये सब काम करना है जबरदस्त गर्मी, ठंड और रेडिएशन के बीच, लाखों किलोमीटर दूर से, जिसके लिए बहुत एडवांस्ड रोबोटिक्स चाहिए। पर टेक्नोलॉजी से भी बड़ी एक और पहेली है, और वो है कानून की। स्पेस तो किसी देश का है नहीं, तो इस वाइल्ड वेस्ट में नियम कौन बनाएगा? सितारों का मालिक आखिर कौन होगा? अंतरिक्ष से जुड़े कानून का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1967 में एक ट्रीटी हुई जिसने कहा कि भाई, स्पेस तो पूरी इंसानियत का है, किसी एक देश का नहीं। लेकिन फिर 2015 में अमेरिका ने एक कानून पास कर दिया जो अपने नागरिकों को स्पेस से निकाले गए माल का मालिक बनने का हक देता है। और अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स के जरिए इन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं आकर असली कानूनी बहस शुरू होती है। संपूर्ण मानवता का प्रांत, इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि इसका मतलब है कि स्पेस से निकली किसी भी चीज पर कोई अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता, जबकि अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि नहीं, आप चांद या किसी ग्रह पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन वहां से जो चीज आप निकालते हैं वो आपकी है। ठीक वैसे ही जैसे अंतर्राष्ट्रीय समंदर में मछली पकड़ना। कौन सही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आर्टेमिस समझौते इसी कानूनी धुंध को साफ करने की एक कोशिश है। 60 से ज्यादा देश इस पर साइन कर चुके हैं। ये सब मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस में माइनिंग समेत बाकी काम जिम्मेदारी से कैसे किए जाएं।
तो ये सब हमें आज की स्थिति पर ले आता है। एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और ये रेस अब सिर्फ झंडे गाड़ने या पहले कदम रखने की नहीं है, बल्कि ये रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल करने की है। इस रेस के मेन प्लेयर्स अब साफ दिखने लगे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश हैं जो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं ताकि वहां से मंगल पर जाने का रास्ता खुल सके, और दूसरी तरफ है चीन और रूस जो मिलकर चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं जिसका फोकस रोबोटिक माइनिंग और सोलर पावर पर है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, सरकारी एजेंसियां भले ही चांद पर फोकस कर रही हों, पर प्राइवेट कंपनियों का ध्यान कहीं और है। 50% से ज्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट असल में उन एस्टेरॉइड्स में है जो पृथ्वी के करीब हैं। क्यों? क्योंकि वे आसान टारगेट हैं। और यहीं इस नई गोल्ड रश का सबसे बड़ा सीक्रेट खुलता है। पहला टारगेट सोना, चांदी या प्लैटिनम नहीं है, वो है पानी। क्योंकि पानी को तोड़कर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन रॉकेट फ्यूल है। स्पेस में एक गैस स्टेशन बनाने का आइडिया, यही वो चाबी है जो हमारे लिए पूरे सोलर सिस्टम के दरवाजे खोल देगी। तो अंत में सवाल यही है, क्या स्पेस माइनिंग इंसानियत को एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य देगी, या फिर हम अपने ज़मीनी झगड़ों को उठाकर सितारों तक ले जाएंगे? रास्ता चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड रश अब शुरू हो चुकी है।